सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार। विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज की क्लास का शुरुआत करते हैं हम एक मोटिवेशनल शायरी से। कहते हैं ना कि हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है। जी हाँ, हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है। ऐसा शीशा का तलाश करो जो पत्थर को तोड़ दे। मुश्किल की घड़ियों में खुद को संभाल इतना कि हौसला देखकर तेरा मुश्किल आना छोड़ दे। जी हाँ दोस्तों, आप अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत बना लीजिए कि हर एक पत्थर आपसे आकर टकराए तो टूटकर चूर चूर हो जाए, चूर चूर हो जाए। तो आइए आज की क्लास का शुरुआत करते हैं हम। एक बायोलॉजी के टॉपिक है जो पोषण तथा पोषक तत्व के बारे में जानना है, जो बायोलॉजी में हमेशा काम देते हैं। ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। तो आइए आज की क्लास का शुरुआत करते हैं हम पोषक तथा पोषक तत्व के से। तो इसमें कुछ इस प्रकार से है कि पोषण क्या है। तो पोषण से सबसे पहले हम जानेंगे कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उसे पोषक तत्व कहते हैं, पोषण कहते हैं। सजीव में पोषण के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। सजीव में पोषण के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप जानते ही होंगे, कार्बोहाइड्रेट। यदि हम कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। वसा ग्रहण करते हैं तो ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन है, प्रोटीन हमारे शरीर का विकास कराता है। और विटामिन हमारे शरीर में बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करती है। और खनिज पदार्थ जो हमारे भोजन के पाचन से संबंधित है, जो हमारे परिवहन में ये काम आते हैं। और रेस से हमारे फाइबर जो हमारे शरीर में मौजूद हैं, हमारे शरीर में मौजूद पानी का भी बहुत उपयोगी होता है। तो ये सभी पोषक तत्वों के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रथम पोषक तत्व जो कार्बोहाइड्रेट है उसके बारे में। तो आइए इसके बारे में कुछ इस प्रकार जानने को मिलेगा कि कार्बोहाइड्रेट अर्थात कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए उतना महत्वपूर्ण है जितना एक कार के लिए ईंधन। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि कार चलाने के लिए ईंधन अर्थात पेट्रोल की जितना ज़रूरत है उतना ही ज़रूरत कार्बोहाइड्रेट की हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए है। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है। तो आगे पढ़ते हैं। वे पदार्थ जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं या स्वयं के जलीय अपघटन के फलस्वरूप पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स देते हैं, यानी कि जल में घुलकर जल में टूटकर वो क्या देते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स देते हैं। तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। जैसे इसमें समझेंगे, ये एक कार्बनिक पदार्थ है। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट तो कार्बनिक पदार्थ ही है। कुछ कार्बोहाइड्रेट के बारे में जिक्र करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, C6H12, C6H12O6, ये सभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ये सभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इन सभी कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानना है। तो आइए सबसे पहले इनके आखिर कार्बोहाइड्रेट में होते क्या हैं। ये एक कार्बनिक पदार्थ है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व मौजूद होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व रहते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व रहते हैं। इनका समान सूत्र अर्थात कार्बोहाइड्रेट का समान सूत्र CmH2O का पावर n, CmH2O का होल पावर n होता है। यानी कि कार्बन की संख्या यदि दूर रहेंगे तो H2O जो है, H2O की संख्या इसमें n रहेंगे। यानी कि कार्बन की संख्या दूर रहेंगे तो H2O की संख्या, जल के अणु की संख्या 3, 4, 5 रह सकते हैं। इस प्रकार से हम कार्बोहाइड्रेट इन्हें बोलते हैं। तो आइए जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में कुछ इस प्रकार जानना है कि
कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार हैं, तो ये 2 प्रकार से पाए जाते हैं, एक समान रूप से और एक जटिल रूप से। समान रूप से अर्थात सिंपल रूप से और एक जटिल रूप अर्थात कॉमन रूप से। जटिल रूप में इसका मुख्य फार्मूला होता है C6H11O5 का होल n, C6H11O5 का होल n। इसे पॉलीसेकेराइड के नाम से भी जाना जाता है, आगे सामान्य यानी कि सिंपल के बारे में पहले जानते हैं। तो सिंपल में भी ये 2 प्रकार से पाए जाते हैं, एक मोनोसेकेराइड, दूसरा डाइसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में अर्थात इसका मुख्य फार्मूला होता है CH2O का पावर n। डाइसेकेराइड यानी कि डिसेकेराइड में इसमें मुख्य फार्मूला होता है C12H22O11। इस प्रकार से। तो मोनोसेकेराइड के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, ये सभी मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। डाइसेकेराइड के अंतर्गत कौन आते हैं, इसमें माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, इस प्रकार से ये सभी डाइसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे जटिल कॉम्प्लेक्स में है, इसमें स्टार्च के रूप में आते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में आते हैं, फाइबर के रूप में आते हैं, सेलुलोज के रूप में आते हैं। आपको बता दें हमारे शरीर में सेलुलोज की पाचन नहीं होती है, तो ही जंतुओं में जो शाकाहारी जंतुओं होती है, जो जंतुएं दूध देती है, गाय में, भैंस में, इसमें सेलुलोज की पाचन होती है। हमारे शरीर में स्टार्च का भी पाचन कुछ हद तक होता है। इसमें हम समझेंगे कि सभी के बारे में बारी से। कार्बोहाइड्रेट का इसका अनुपात के रूप में किस रूप में रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन तीनों का अनुपात 1, 2 और 1 के रूप में है। यानी कि कार्बन यदि एक रहेंगे, हाइड्रोजन रहेंगे और ऑक्सीजन रहेंगे, तो कार्बन के 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु के रूप में रहेंगे, तो ये कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। आप समझ गए होंगे इसमें। फिर आगे समझेंगे कि थके हुए खिलाड़ियों को कार्बोहाइड्रेट लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे ऊर्जा तुरंत मिलती है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। जी हाँ, आप धूप से कहीं पर गर्मी से यदि आप अपने घर में या अपने रूम पर लौट कर आते होंगे तो ग्लूकोज पीते होंगे, क्योंकि ग्लूकोज से तत्काल ऊर्जा हमें मिलती है और तुरंत ऊर्जा मिलती है। इसमें पाचन से संबंधित क्रिया ग्लूकोज में नहीं होती है, हमें तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। इसीलिए ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है तत्काल ऊर्जा की श्रेणी में रखा जाता है। अधिकांश प्राणियों की जीवित पदार्थों में लगभग 80% कार्बोहाइड्रेट रहती है। यानी कि अधिकांश प्राणी जो है, जीव जंतु है, उसमें लगभग 80% कार्बोहाइड्रेट रहती है। जी हाँ, आप लोग ये सबको याद रखिएगा, क्योंकि ये सब एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा। फिर आगे कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है, क्योंकि हमारे शरीर में ये ईंधन के रूप में कार्य करता है, क्योंकि हमें ऊर्जा चाहिए। जिस प्रकार से गाड़ियों में ईंधन के रूप में पेट्रोल डीजल कार्य करती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में ईंधन के रूप में, ऊर्जा के रूप में यही कार्बोहाइड्रेट ही काम करती है। तो आपको बता दें कि कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः पाया कहाँ जाता है, तो आप शायद देख पा रहे होंगे फिगर। इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है। इसका फिगर में आपको साफ दिखाया गया है कि कार्बोहाइड्रेट पाए जाने का कहाँ पाए जा सकते हैं। शकरकंद है, आलू में स्टार्च के रूप में रहते हैं, गन्ना में रहते हैं, ग्लूकोज के रूप में रहते हैं, सुक्रोज के रूप में रहते हैं, पपीता में पाए जाते हैं, फिर गेहूं में पाए जाते हैं, चावल में पाए जाते हैं, मक्का में पाए जाते हैं, आम, तरबूज, ये सभी में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं।
इसमें बोला गया है शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सभी को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि शहद में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है कि नहीं, तो आपको बता दें कि शहद में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पोषक तत्व है जो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा सबसे अधिक प्रदान होती है। इससे ज़्यादा ऊर्जा हमें वसा से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा हमें वसा से प्राप्त होती है। आलू, चावल, गेहूँ, मकई, चीनी, मधु, ईख, चुकंदर, रोटी, दूध आदि कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत है। ये सबसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। तो आगे, एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 400 से 420 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है? तो 400 से 420 ग्राम। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट को शर्करा का नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे जिक्र करेंगे प्रोटीन के बारे में। तो आइए प्रोटीन के बारे में आप देख पा रहे होंगे कि प्रोटीन कहाँ कहाँ पहले पाया जाता है। तो आपको दिखा दें कि प्रोटीन यहाँ पाया जाता है, जो फिगर में यहाँ दिखाया गया है। प्रोटीन पाया जाता है कहाँ पर, देख सकते होंगे, दूध में पाए जाते हैं, मांस में पाए जाते हैं, और भी विभिन्न प्रकार के चना में पाए जाते हैं, अंकुरित पदार्थ में पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये सभी चीज़ों में प्रोटीन की मात्रा रहती है। जैसे कि यहाँ पर जानेंगे कि हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता मांसपेशियों के निर्माण तथा निष्क्रिय कोशिकाओं व ऊतकों के पुनर्निर्माण के लिए होती है। यानी कि हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता कब पड़ती है? मांसपेशियों के निर्माण में, यानी कि मांसपेशियां हमारे शरीर में रहती है तो उसके विकास में, या निष्क्रिय कोशिका, जो कोशिका मर चुके हैं तो उसके जगह पर नए कोशिका का निर्माण होगा, वहाँ पर भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। या ऊतकों के पुनर्निर्माण में, यहाँ पर मतलब कि जहाँ ऊतक क्षय हो चुका है, ऊतक जहाँ पर घात हो चुका है, वहाँ पर के ऊतक का पुनर्निर्माण होता है, सेल डिवीजन करके, कोशिका विभाजन करके, वहाँ पर भी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पेशियाँ, अंग तथा यहाँ तक का हमारा रक्त अधिकतर प्रोटीन के बने होते हैं। यानी कि हमारी पेशियाँ प्रोटीन के बने होते हैं, हमारा रक्त ब्लड भी अधिकतर प्रोटीन के ही बने होते हैं। फिर आगे, इसमें पॉलीपेप्टाइड्स के रूप में पाया जाता है। प्रोटीन किस रूप में रहते हैं? तो पॉलीपेप्टाइड्स के रूप में रहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रोटीन किस रूप में हमारे शरीर में रहते हैं? तो पॉलीपेप्टाइड्स के रूप में रहते हैं, क्योंकि पेप्टाइड्स ही रहते हैं, पेप्टाइड्स ही कई सारे ग्रुप में रहते हैं जुड़े हुए, इसे कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स से कहाँ से निर्माण हुआ? जब भी हम प्रोटीन को खाते हैं तो हमारे आमाशय में प्रोटीन से को बदल देते हैं पेप्टोन में, हमारे आमाशय से निकलने वाला पेप्सिन एंजाइम, और फिर वही पेप्टोन आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारे अग्न्याशय के पास पेप्टोन टूटकर बन जाते हैं पेप्टाइड्स में, और वही पेप्टाइड्स है जो एमिनो अम्ल का ग्रुप है, एमिनो अम्ल का समूह है। और आपको बता दें कि 20 एमिनो अम्ल मिलकर के एक प्रोटीन का निर्माण करती है। फिर आगे जिक्र करेंगे, प्रोटीन प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अत्यंत जटिल पदार्थ है, जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े अमीनो अम्ल एसिड अवशेष होते हैं। प्रोटीन प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अत्यंत जटिल पदार्थ है, जिससे पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड के रूप में अमीनो अम्ल एसिड के अवशेष होते हैं, यानी कि अमीनो अम्ल से जुड़कर ये बने होते हैं। प्रोटीन सभी जीवों में जीवित होते हैं। प्रोटीन सभी जीवों में जीवित होते हैं, यानी कि प्रोटीन सभी जीवों में ये मौजूद होते हैं, और इसमें एंजाइम, हार्मोन और एंटीबॉडी जैसे कई आवश्यक जैविक यौगिक शामिल होते हैं। इस प्रोटीन में कई सारे यौगिक शामिल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडी जैसे कई आवश्यक जैविक यौगिक शामिल होते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि 20 एमिनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 20 एमिनो अम्ल मिलकर के एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। फिर आगे जिक्र करेंगे प्रोटीन के बारे में कि अत्यंत जटिल नाइट्रोजनी युक्त पोषक पदार्थों को प्रोटीन कहते हैं। यानी कि नाइट्रोजनी युक्त, यानी कि NH2
NH2, यानी कि इसमें NH2 वाले अधिक सारे समूह NH2 को एमिनो अम्ल कहते हैं। इसके अधिक से अधिक समूह वाले को पेप्टाइड्स कहा जाता है। वही पेप्टाइड्स है जो एमिनो अम्ल का समूह बना हुआ है उसे ही प्रोटीन कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, उसे क्या कहते हैं? तो प्रोटीन कहते हैं। फिर आगे समझेंगे कि प्रोटीन के बारे में कि अत्यंत जटिल नाइट्रोजनी युक्त पदार्थ को प्रोटीन कहते हैं। फिर आगे 32 केजी मनुष्य के लिए प्रतिदिन 32 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। ये एवरेज निकाला गया है, औसत निकाला गया है मनुष्य के लिए। 32 केजी का मनुष्य रहेगा तो उसको प्रतिदिन 32 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी। फिर प्रोटीन के प्रकार के बारे में जानेंगे तो प्रोटीन के प्रकार के बारे में जानने को मिलेगा कि एक सरल प्रोटीन होते हैं, एक संयुक्त प्रोटीन होते हैं। सरल प्रोटीन, इसमें अमीनो अम्ल यानी कि इसी को कहते हैं अमीनो अम्ल, NH2 को ही अमीनो अम्ल कहा जाता है। NH2 को ही क्या कहा जाता है? अमीनो अम्ल कहा जाता है। NH2 को ही अमीनो अम्ल कहा जाता है। फिर इसमें जानेंगे कि इसके जलीय अपघटन से अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं, यानी कि जल में जब ये घुलेंगे तो अमीनो अम्ल ही मिलेंगे। क्योंकि आपको पता है कि अमीनो अम्ल से ही मिलकर ना पेप्टाइड्स बनते हैं। इससे पेप्टाइड्स पॉलीपेप्टाइड्स के रूप में रहते हैं प्रोटीन, तो पेप्टाइड्स के रूप में रहते हैं तो अमीनो अम्ल से ही मिलकर बने, तो घुलने के बाद तो वही देंगे ना, अमीनो अम्ल ही देंगे। फिर आगे इसमें जानेंगे उदाहरण के रूप में कि सरल प्रोटीन में कौन कौन से उदाहरण हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सरल प्रोटीन है, तो आप बताइएगा उदाहरण में कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोन, ये सभी प्रोटीन कैसे है? सरल प्रोटीन है। कैसे प्रोटीन है? तो सरल प्रोटीन है। संयुक्त प्रोटीन में जिक्र करेंगे कि इसमें अमीनो अम्ल और अन्य पोषक तत्व अणु होते हैं। संयुक्त प्रोटीन में क्या क्या होते हैं? अमीनो अम्ल तो होते हैं, लेकिन इसमें पोषक तत्व भी मिले हुए रहते हैं। कह सकते हैं ना कि जो शुद्ध ये प्रोटीन नहीं है, यानी कि प्रोटीन ये शुद्ध नहीं है, प्रोटीन तो है ही, लेकिन इसमें पोषक तत्व भी मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं? इसमें पोषक तत्व भी मिले हुए हैं। पोषक तत्व भी मिले हुए हैं, जिस कारण से इसे संयुक्त प्रोटीन कहते हैं, यानी कि मिला हुआ प्रोटीन कहलाता है। कैसा प्रोटीन कहलाता है? तो मिला हुआ प्रोटीन कहलाता है। आप इसको समझ गए होंगे। फिर उदाहरण के लिए संयुक्त प्रोटीन कौन कौन से है? तो ग्लाइकोजेन और हीमोग्लोबिन। आप समझ सकते हैं ना कि ग्लाइकोजेन में क्या रहते हैं? ग्लूकोज की मात्रा रहते हैं। प्रोटीन तो है लेकिन ग्लूकोज की मात्रा भी इसमें है, इस कारण से ग्लाइकोजेन कहलाता है। हीमोग्लोबिन में हीम रंजक और ग्लोबिन प्रोटीन, इसमें आयरन की भी मात्रा रहती है। हीमोग्लोबिन में किसकी मात्रा रहती है? आयरन की भी मात्रा रहती है। इसमें आयरन की भी मात्रा रहती है, जिसे Fe से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? तो Fe से सूचित किया जाता है। आयरन की भी मात्रा इसमें रहती है, तो इसे संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। फिर आगे समझेंगे संयुक्त प्रोटीन के बाद समझेंगे 1 ग्राम प्रोटीन से कितना कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो आपको बता दें कि 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितना कैलोरी? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में 40% पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो सोयाबीन में 40%। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप बताइएगा कि 40% पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देते हैं। पेप्सिन एंजाइम भोजन के प्रोटीन जो रहते हैं किस में बदल देते हैं? पेप्टोन में बदल देते हैं। आपको पहले बताए थे ये क्रिया अमाशय में होती है। दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन केसिन प्रोटीन है, जिसका पाचन रेनिन एंजाइम करती है। आपको पता है कि दूध में जो केसिन प्रोटीन रहते हैं उसका पाचन रेनिन एंजाइम करती है। फिर आगे ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पेप्टोन को पेप्टाइड्स में बदल देते हैं। आपको बता दें कि ट्रिप्सिन एंजाइम्स कहाँ से निकलते हैं? तो ये निकलते हैं अग्न्याशय से। अग्न्याशय से ही पेप्टोन को पेप्टाइड्स में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? पेप्टाइड्स में बदल देते हैं। अब फिर आगे कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होती है। आपको ये सब पता होगा कि कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होती है? राइबोसोम के द्वारा होती है। फिर आइए अब वसा पर जिक्र करते हैं। किस पर जिक्र करते हैं? तो वसा पर। वसा के बारे में जानते हैं कि वसा अर्थात फैट्स ये है क्या?
इसके बारे में जानेंगे तो ये पता चलेगा यह एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ये जल में अघुलनशील होता है। वसा जल में अघुलनशील होता है, जल में नहीं घुलता है, परंतु डिटर्जेंट, बेंजीन, अल्कोहल, पेट्रोलियम में घुलनशील होते हैं। परंतु डिटर्जेंट अर्थात डिटर्जेंट के बारे में आप जानते होंगे, बेंजीन, अल्कोहल जिसको शराब कहते हैं, पेट्रोलियम, ये सब में वसा घुल जाते हैं। वसा के प्रकार के बारे में जानेंगे तो कुछ इस प्रकार जानने को मिलेगा कि वसा का प्रकार क्या है। तो वसा के प्रकार के बारे में जानेंगे। पहला संतृप्त वसा, एक असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा के बारे में जानेंगे जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पूरी तरह अपर्याप्त मात्रा में होते हैं, पूरी तरह अपर्याप्त मात्रा में होते हैं, उसे क्या कहते हैं? संतृप्त वसा कहते हैं। इसके अधिक सेवन से शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, यानी कि जब संतृप्त वसा को अधिक से अधिक सेवन करते हैं तो शरीर में क्या बढ़ जाता है? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। जब सामान्य मात्रा में ये हमारे शरीर, हमारे ब्रेन के लिए आवश्यक है, समान मात्रा में ये हमारे ब्रेन के लिए ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है, लेकिन ये बढ़ जाने से हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक भी है। जैसे प्राकृतिक रूप से ये जीव जंतु तथा पेड़ पौधे कि नारियल के तेल में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? नारियल के तेल में पाया जाता है। फिर आगे असंतृप्त वसा के बारे में जानेंगे। इसमें प्राकृतिक उदाहरण के बारे में जानेंगे असंतृप्त वसा में कि यह सभी प्रकार के वनस्पति तेल में पाए जाते हैं। वनस्पति तेल समझ रहे होंगे ना, ये पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले तेल, उसे वनस्पति तेल कहते हैं। नारियल के तेल को छोड़कर इसमें जान जाएंगे ना कि सरसों के तेल ये असंतृप्त वसा है, क्योंकि इसका हम सेवन करते हैं, इसका हम सेवन करते हैं। फिर आगे सोयाबीन का तेल, इसका भी सेवन करते हैं। सूरजमुखी का तेल, फिर तिल का तेल, जैतून का तेल, मूंगफली का तेल, मछली का तेल, फिर तथा सूरजमुखी का तेल, ये सब का हम अपने लिए सेवन करते हैं। इसे असंतृप्त वसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असंतृप्त वसा कहा जाता है। तो आप उदाहरण को याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद ये साबित होगी। फिर आगे समझेंगे कि वसा के स्रोत, वसा के स्रोत क्या है। तो वसा के स्रोत में समझेंगे कि ये दूध, मांस, सब्जी, मूंगफली, अन्य तेल आदि हैं। यानी कि वसा कहाँ कहाँ से मिलते हैं? हमें दूध से मिलते हैं, मांस से मिलते हैं, मछली से भी मिलते हैं, मूंगफली से भी मिलते हैं, अन्य तेल से भी मिलते हैं, कुछ तेल से भी मिलते हैं, यानी कि वनस्पति तेल से मिलते हैं। जैसे फिर आगे घी में वसा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जो घी रहता है उसमें वसा अधिक मात्रा में बढ़ाती है। वसा की कमी से त्वचा रूखा हो जाता है। समझ लीजिएगा कि जिसकी शरीर की त्वचा रूखा है उसके शरीर में वसा की कमी है। वसा की अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्चता रक्तचाप जैसे रोग होते हैं। मोटापा यानी कि शरीर मोटी हो जाती है। हृदय रोग यानी कि हृदय में रोग उत्पन्न होने लगते हैं, क्योंकि हृदय में वसा की मात्रा अधिक हो जाने के कारण हृदय पंप करने से हृदय जो हमारे हृदय है, हार्ट है, वो पंप करने से थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो हृदय पंप उतना नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से उसका बीपी कभी बढ़ जाता है, कभी बीपी लो हो जाता है। इस प्रकार से उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है। उच्च रक्तचाप का मतलब है कि जब हमारे वाहिनिकाएँ हैं जिसमें रक्त का प्रवाह होता है, जिसे सीरा और धमनी के नाम से जानते हैं, इसका रक्तचाप बढ़ जाता है, क्योंकि इसके दीवारों पर प्रेशर न लगने लगते हैं। सीरा और धमनी के दीवारों पर प्रेशर लगने लगते हैं, जिस कारण से इसका उच्च रक्तचाप हो जाता है। 1 ग्राम वसा से आपको बता दें कि 1 ग्राम वसा से 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये शरीर के तापक्रम को भी नियंत्रित करती है, यानी कि हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने का काम कौन करती है? वसा। क्योंकि हम बाहर का तापमान यदि अधिक रहती है, हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस माना कि रहता है, तो बाहर का तापमान यदि 40 भी रहता है तो वसा उस तापमान को नियंत्रित कर लेता है और बाहर के तापमान को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और शरीर के तापमान को परिवर्तित होने नहीं देता है। वसा का पाचन लाइपेज नामक एंजाइम करते हैं। वसा का पाचन कौन करते हैं? लाइपेज एंजाइम करते हैं। आपको बता दें कि वसा जब क्षारीय रूप में पित्ताशय के पास क्षारीय रूप में बदल जाता है तो अग्न्याशय के पास जाकर अग्न्याशय से निकलते हैं लाइपेज एंजाइम, जो कि वसा को पाचन करते हैं।
वसा को पाचन कर देते हैं। वसा को पाचीकृत या अर्थात तोड़ना पित्तरस करती है। आपको अभी बताएं कि वसा को तोड़ने का काम पित्ताशय से निकलने वाला पित्तरस के द्वारा होती है। पित्ताशय से निकलने वाला पित्तरस के द्वारा वसा को तोड़ती भी है और वसा को क्षारीय भी बनाती है। फिर एक सामान्य व्यक्ति की 20 से 30% ऊर्जा वसा से ही प्राप्त होती है। एक सामान्य व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो वसा से ही प्राप्त होती है, वसा से ही प्राप्त होती है। मक्खन में ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। मक्खन में कैसा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। नारियल तेल में ऑक्टाइनिक अम्ल पाया जाता है। नारियल के तेल में कैसा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्टाइनिक अम्ल पाया जाता है। डालडा एक असंतृप्त वसा है। डालडा कैसा वसा है? असंतृप्त वसा है। तो आइए अब जानते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के बारे में जानना है तो कुछ इस प्रकार से हम पहले जान जाते हैं कि विटामिन है क्या। ये हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करती है। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करती है। इसके बारे में जानना है कि विटामिन हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है, यानी कि शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता विकास करता है विटामिन। अतः इन्हें रक्षात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है, यानी कि हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करती है, जिस कारण से इसे रक्षात्मक तत्व भी कहा जाता है। ये आमतौर पर फल, सब्जियों, दूध, मांस, मछलियों और अंडा में पाए जाते हैं। विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। फिर आगे के बारे में जानेंगे कि सभी विटामिनों के बारे में जानेंगे। पहला विटामिन ए के बारे में जानते हैं तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होती है। इससे आँखों का विटामिन भी कहा जाता है। ये गाजर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये गाजर, पका आम, पका कोहरा, लौकी, घी, मछली का तेल, हरी पत्तेदार सब्जियां में भी ये पाए जाते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि पालक का साग खाना चाहिए, जिस कारण से हमारी आँखों में विटामिन ए मिलती है पालक साग खाने से। इसीलिए हरी पत्तेदार सब्जियां भी खानी चाहिए, जिससे हमारे शरीर में हमारे आँखों को रोशनी प्रदान होती है, रोशनी मिलती है। इस प्रकार से विटामिन बी के बारे में जानना है। विटामिन बी के बारे में जानना है इसलिए कि इसका रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होती है। इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ये मांस, यकृत, गेहूँ, गोल्डन राइस, मूंगफली, हरा चना, सोयाबीन इत्यादि में मौजूद रहते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। पहला विटामिन B1, B2, विटामिन B1, B2, B3, B4 नहीं रहते हैं, B5 रहते हैं, B6, B7, B8 नहीं रहते हैं तो B9 रहते हैं, B12। आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि कौन कौन से विटामिन रहते हैं। तो याद रखिएगा कि 1 से 12 तक रहते हैं, लेकिन 4 और 8 नहीं रहते हैं। यानी कि 4 का मल्टीपल 8 ही नहीं रहते हैं और 4 भी नहीं रहते हैं। यानी कि 4 का मल्टीपल 8 भी नहीं रहते हैं और 4 भी नहीं रहते हैं। इसी प्रकार से समझेंगे। विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? तो थायमिन। B2 को क्या कहा जाता है? राइबोफ्लोविन। फिर आगे विटामिन B3 को नियासिन, विटामिन B5 को पेंटाथोनिक, फिर विटामिन B6 को पेरिडॉक्सिन, विटामिन B7 को बायोटिन, विटामिन B9 को फोलिक अम्ल, विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन, विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन। तो आइए चलते हैं विटामिन सी से। अब विटामिन सी के बारे में जानते हैं। विटामिन बी के बारे में जान लिए। आप बताइए कि विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होती है? आप अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में जवाब इसका दीजिए और भेजिए। फिर आगे विटामिन सी के बारे में जानते हैं कि इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्योंकि विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, जिस कारण से इसका रासायनिक नाम भी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसकी कमी से अस्कर्बी नामक रोग होती है। कैसी रोग होती है? अस्कर्बी नामक रोग होती है। इसकी प्राप्ति स्रोत आंवला, अमरूद, संतरा, नींबू, अनानास इत्यादि में ये रहते हैं। ये खट्टे फलों में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं?
खट्टे फलों में पाए जाते हैं। ये घाव भरने में सहायक होते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ शरीर पर घाव होता है वो उसको भरने में सहायक होते हैं। ये यूरिन में भी पाया जाता है। विटामिन सी के बारे में बता दें कि हमारे मूत्र यानी कि यूरिन, उसमें भी ये विटामिन सी पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि हमारे मूत्र में कौन सा विटामिन पाए जाते हैं, तो जल्दी से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। जल्दी से जल्दी जाकर दीजिए वहाँ पर जवाब। फिर आगे ये दूध में नहीं पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, तो जल्दी से जाकर इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। फिर आगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी के बारे में कुछ इस प्रकार जानना है कि इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से रिकेटस नामक रोग होती है। इसे सनलाइट विटामिन भी कहा जाता है। कैसे विटामिन कहा जाता है? सनलाइट, क्योंकि सूर्य से ये विटामिन प्राप्त होती है। क्योंकि 80% विटामिन डी यहीं से प्राप्त होती है। 80% विटामिन हमारे सूर्य से प्राप्त होती है, वो सूर्य से नहीं प्राप्त होती है। जो 12 बजे के दोपहर में धूप में चले जाइएगा और बोलिएगा कि हमें विटामिन डी मिलेगी, तो ये नहीं मिलेगी। विटामिन डी उस समय नहीं मिलेगी। आपको मिलेगी सुबह समय वाला, 8 बजे वाला या फिर 7 बजे वाला उगते हुए सूर्य वाला विटामिन। जब सूर्य उगती है उस समय वाला 1 आध घंटा वाला विटामिन के पास जाइए, आपको 80% विटामिन वहीं से मिलती है, सूर्य से ही मिलती है। विटामिन डी के बारे में जानेंगे कि यह मशरूम, अंडा, घी, पनीर, मोटे अनाज में भी पाए जाते हैं। तो आइए जानेंगे विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई के बारे में जानना है तो इसके बारे में ये जानना है कि इसका रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। क्या है? तो टेकोफेरॉल है। इसका रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल है। इसकी कमी से नपुंसकता तथा बांझपन जैसी समस्या उत्पन्न होती है। कैसी समस्या? नपुंसकता तथा बांझपन जैसी समस्या उत्पन्न होती है। ये ब्रोकली तथा हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित गेहूं, कपास के बीज, तेल इत्यादि से प्राप्त होते हैं। कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? यानी कि नपुंसकता वाला बीमारी होती है, बांझपन जैसी समस्या, लड़कियों में बांझपन जैसी समस्या देखने को मिलता है। लड़कों में नपुंसकता जैसी बीमारी देखने को मिलता है। ये ब्रोकली, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित गेहूं, कपास के बीज का तेल इत्यादि से प्राप्त होते हैं। तो आइए जानेंगे विटामिन के बारे में। इसके बारे में जानना है, इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। विटामिन के की कमी हमारे शरीर में हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं बन पाएगी, जिस कारण से हमारे शरीर में यदि कहीं कट फट जाएगा, उससे रक्त यदि बाहर निकलेगा तो रक्त बाहर निकलते रहेगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, रक्त बाहर निकलते रह जाएगा। अतः इसे रक्त स्रावी रोधी विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि विटामिन के रहने से रक्त का स्राव रुक जाता है, रक्त का बहना रुक जाता है। फिर आगे स्रोत यानी कि कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो हरी पत्तेदार सब्जियाँ, पत्ता गोभी, कीवी, मटर, मोटे अनाज इत्यादि में ये पाए जाते हैं। ऐसे जगह ये विटामिन पाए जाते हैं। आप समझ गए होंगे। तो आइए आगे जिक्र करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा। ऐसा ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल से बने रहें और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अभी तक शेयर आपने नहीं किया, जाइए जल्दी जाकर शेयर कीजिए जल्दी जाके, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा पाएँ। और शेयर कीजिएगा तभी ना फिर 1 से भले 2, 2 से भले 4, तभी ना 1 से भले 2 होंगे, 2 से भले 4 होंगे, तो हमारे समाज शिक्षित हो पाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।